लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर गुनी जिनू से मिलते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो जिनू को नया करियर देंगे। आगे वो कहते हैं कि हंटर्स हमारे सिटी को मैजिक बीस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, ये काम गवर्नमेंट नहीं करती। हंटर्स हमारे देश के बैकबोन जैसे है और जो उन्हें संभालती है और कंट्रोल करती है वो है हंटर एसोसिएशन। मैं तुम्हें हम में से एक बनाना चाहता हूँ। जिनू समझ जाते है कि गो गुनी उसे पावर दे रहे हैं। जिनू उनसे पूछता है कि आप मुझे रिक्रूट करने के लिए इतना आगे क्यों जा रहे हो। मिस्टर गो उसे कहते हैं कि तुम्हें 5 बड़े गिल्ड्स के बारे में तो पता ही होगा। अभी सारे गिल्ड ने उनकी पावर को बैलेंस करके रखा है। अगर तुम उनमें से किसी एक में भी ज्वाइन होगे तो पावर का संतुलन बिगड़ जाएगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी अकेले हंटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और वो नियमों को तोड़ भी नहीं सकती, इसलिए तो एसोसिएशन आए थे। जिन्हों मिस्टर गो की बातों को समझ जाता है। वो मन में कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैजिक बीस्ट ही नहीं बल्कि हंटर भी बराबर के मॉन्स्टर्स है। मिस्टर गो जिन्हों से कहते कि तो बताओ तुम्हारा क्या निर्णय है। जिन्हों सोचने लगता है ये कोई बैड ऑफर नहीं है। मिस्टर गो की सपोर्ट से कोई भी नॉर्मल इंसान बहुत ही आसानी से सक्सेस हो सकता है। इनका प्रभाव सिर्फ एसोसिएशन तक ही नहीं, गवर्नमेंट और प्रेस तक है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है और ये काफी स्किल्ड भी है। मैं उनके सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मैं उनके लेवल का ही हूँ या शायद उनसे स्ट्रॉन्ग भी नहीं। ऐसा मौका आना आसान नहीं। मिस्टर गो भी मन में सोच रहे थे हंटर एसोसिएशन बाकी मेजर गिल्ड से बिल्कुल अलग है। बाकियों के लिए वो अपोजिट जैसे है। इस देश को एसोसिएशन की जरूरत है। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है, मुझे एक सक्सेसर चाहिए। लेकिन जिनू उनको इनकार कर देता है और ये सुन के मिस्टर गो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोच रहे होते कि जिनू को बस पैसे ही चाहिए, पर जुनू उनको कहता है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ। ये सुन के मिस्टर गो फिर से हैरान हो जाते हैं। वो जुनू से कहते कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मैजिक बीस्ट के खिलाफ लड़ना चाहते हो। जुनू कहता है हाँ। वो मन में कहता है कि एसोसिएशन भी डंजन पे रेड करते हैं, पर वो ज्यादातर डी या ई रैंक के, वो भी जब दूसरे गिल्ड दिक्कत ना दे। अगर मैं एसोसिएशन को ज्वाइन करूंगा तो मैं अपना लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। वो मिस्टर गो से कहता है कि मैं डंजन के लिए बना हूँ। ये सुन के मिस्टर गो एक बार फिर हैरान हो जाते हैं। वो मन में कह रहे थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा उसकी आंखें वो सीरियस है। इसकी वजह से मिस्टर गो का दिल काफी ज्यादा जोर से धड़कने लगता है। वो मन में कह रहे होती कि मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार मैंने ऐसा कब फील किया था। आगे जुनू से कहता है कि मेरी छोटी बहन घर पे अकेले, मुझे अभी जाना चाहिए। मिस्टर गो उसे कहते कि अपना समय देने के लिए थैंक यू। जाते हुए जुनू जिनसुल से कहता है मिस्टर वो आपकी परखने की क्षमता बहुत ही अच्छी है। वो मैंने था जिसने डबल डंजन के अंदर उस बीस्ट को हराया था। ये सुन के जिनचुल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है तो आखिर ये किया किसने। आगे मिस्टर गो जिनचुल से कह रहे होते हैं तुम्हें तो याद ही है जब हीलिंग मैजिक और हीलर्स को पहली बार खोजा गया था। मुझे लगा था कि मैं अपने इस बूढ़े शरीर को फिर से जवान बना सकता हूँ, पर ये एक निराशाजनक आशा थी। सबसे स्ट्रॉन्ग हीलिंग स्पेल भी उम्र को रिवर्स नहीं कर सकता। मेजर गिल्ड्स नए हंटर को रिक्रूट करते रहेंगे। वो पहले से ही देश की मिलिट्री की तरह स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई दूसरी एसोसिएशन की पावर कम होगी तो वो उनको नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं दिखाते। जिनचुल कहता है पर आप तो एसोसिएशन के लीडर है सर। मिस्टर गो कहते हैं हाँ मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे पावर में रहना चाहिए ताकि मैं एसोसिएशन को ठीक ठाक रख पाऊँ, पर मुझे लगता है कि मैं गलत था। मिस्टर गो जिनू को याद करते हुए मन में सोच रहे होते हैं कि हंटर्स को डंजन के लिए ही होना चाहिए। फिर हमें डोंगसू की पिटाई को दिखाते हैं जहाँ जिनू के पापा ने उसे एक ही वार में काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। फिर हमें डोंगसू को दिखाते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो जाग जाता है और कहता है कि तो ये सपना नहीं था। वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर उससे मिलने आया था। डोंगसू उनसे कहता है कि आप मेरे जैसे लूजर से मिलने क्यों आए हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ के निकल जाइए। डिप्टी डायरेक्टर डोंगसू से कहता है मुझे तुम्हें अकेले में कुछ पूछना था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि संगवांग बीस्ट था। डोंगसू उनसे कहता है क्या आप ये कहना चाहते कि मैंने किसी ह्यूमन पे अटैक किया। डिप्टी डायरेक्टर उस दिन क्या हुआ उसका फुटेज उसको दिखाते हैं जिसमें संगवांग कुछ हंटर को बचा रहे होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर डोंगसू से कहते हैं मैंने आज तक ऐसा बीस्ट नहीं देखा जो ह्यूमन को बचाने की कोशिश किया हो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये इंसान बीस्ट है। डोंगसू उनसे कहता है तो क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति गेट से इस तरीके से बाहर आया हो। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, वो बीस्ट ही है। डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं ठीक है जब तुम ठीक हो जाओगे तो ब्यूरो में रुक जाना, उधर तुम्हें कुछ फॉर्म भरने हैं। डोंगसू उनसे पूछता है कि संगवान का क्या हुआ। डोंगसू उनसे पूछता है कि संगवान का क्या हुआ। डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं फाइट के बाद वो गायब हो गया। ब्यूरो वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें नहीं लगता कि हम उस बीस्ट को पकड़ सकते हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसने तुमको हराया। ये सुन के डोंगसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये मेरी अपमानजनक हार थी। फिर हम देखते हैं कि डोंगसू को याद आ रहा था कि जुनू के पापा यानी संगवान उसे वार्न कर रहे हैं। वो उसे कहते हैं कि कोरिया में कदम भी मत रखना। मैं ये अपने बेटे के खातिर नहीं कह रहा, ये मैं तुम्हारी खातिर ही कह रहा हूँ। अगर मेरी बातों को अनदेखा करोगे तो तुम्हें मरने के
बाद भी शांति नसीब नहीं होने दूंगा। डोंगसू यहाँ गुस्से में कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे भी मुझे धमकाने की। मुझे पहले से ही पता है वो कहाँ जाने वाला है, लेकिन उसका पीछा करने से पहले मुझे कुछ चीजें चाहिए होगी। मुझे सबसे पहले गिल्ड को कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ आर्टिफैक्ट्स ले लूं, और उसके बाद में उसका पीछा करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। डोंगसू अचानक से रेज में आ जाता है और कहता है कि जैसे मैं रिकवर हो जाऊंगा सबसे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। आगे हमें हंटर ऑक्शन मार्केट को दिखाते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट है जहाँ डंजन के अंदर मिले हुए आइटम्स को दूसरे हंटर सेल कर देते हैं या फिर ऑक्शन के लिए रख देते हैं। कोरिया के 1000 से भी ज्यादा हंटर्स अपने आइटम को इधर ट्रेड या सेल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट हंटर्स के काफी ज्यादा काम आते हैं। इवन वो डंजन में उनकी जान तक बचा लेते हैं। डी या ई रैंक के हंटर ज्यादातर कुछ खरीद नहीं पाते क्योंकि वो हायर हंटर की तरह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। लेकिन अगर वो रेगुलर स्ट्राइक स्क्वाड के साथ डंजन में जाते हैं तो उन्हें जो इक्विपमेंट चाहिए वो उनको चलाने का मौका मिल जाता है। जिन्हों कंप्यूटर पर हथियार ढूंढ रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे थे। वो कह रहा था कि मुझे तो लगा था मैंने अपनी अच्छी खासी सेविंग की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें अफोर्ड कर पाऊंगा। फिर जिन्हों सोच रहा था कि उसे डंजन के ऊपर वाले लेवल पे पक्का ऐसे डिमंड मिलेंगे जो आग का यूज करते हैं, साथ ही उधर हर जगह पे आग भरी होगी। तो उससे बचने के लिए ही जिन्हों को कुछ आर्टिफैक्ट चाहिए। जिन्हों कहता है क्या मुझे शॉप से कुछ लेना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे काम आए। अब जो आर्टिफैक्ट मुझे चाहिए उसे पाने का एक ही रास्ता है, मुझे इस ऑर्ब ऑफ अवराइज को बेचना होगा। मुझे लगता है कि मैं लिखूं हुई जो मेरे पास ऐसा कुछ है जो सेल करने के लिए ठीक है। बेस्ट आर्टिफैक्ट भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को 20 या 30 से बढ़ाते हैं, पर ये और तो मैजिक है। मुझे यकीन है कि ये अच्छे दाम में बिकेगा। फिर जुनू मन में सोच रहा था कि मुझे इसे ब्लैक मार्केट में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई इलीगल आइटम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बताना पड़ेगा कि ये मेरे पास कैसे आया। जब लोग देखेंगे कि एक ई रैंक के हंटर के पास इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट है जो कहीं नहीं मिलता तो पक्का वो बातें करेंगे। मेरा एस रैंक का लाइसेंस आने में अभी भी थोड़ा सा टाइम बाकी है। अगर मेरे पास ए रैंक गेट के जाने का कोई रिकॉर्ड होता तो इससे मैं थोड़ा सा शक कम हो जाता, पर अभी भी मैं एक ई रैंक का ही हंटर हूँ तो कोई भी मुझे हाई रैंक की रेड में टीम में भी नहीं लेगा। तभी जुनू देखते है कि कोई लो रैंक के हंटर के लिए देख रहा है। आगे हम देखते हैं कि जिनचुल मिस्टर गो को जिनू की फाइल देता है। उसकी फोटो देख के मिस्टर गो कहते हैं क्या ये इसकी फोटो 4 साल पहले की है? ये काफी ज्यादा यंग दिख रहा है। जिनचुल उन्हें बताता है संग जिनू को ई रैंक के हंटर्स में भी सबसे कमजोर माना जाता था। इस फाइल में उसके 4 साल के हंटिंग रिकॉर्ड्स है। मिस्टर गो उस फाइल को देखते हैं और कहते हैं ये तो ऐसे मिशन पे जाता था जहाँ उसके बचने के चांसेस ना के बराबर है। ये तो सुसाइड करने जैसा ही है या फिर ये कोई फॉल्स रैंकर है। तभी जिनचुल उनसे कहता है कि अभी तक के जिन हंटर के साथ वो रेड पे गए उससे देखा जाए तो ये पक्का है कि वो कोई फॉल्स हंटर नहीं है। मिस्टर गो कहते हैं इसके 4 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि उसकी एस रैंक की अवेकनिंग पहले ही हो गई हो। जिनचुल कहता है अगर ऐसा होता तो वो अपने साथियों को डबल डंजन में मरने के लिए नहीं छोड़ता। ये कहते हुए उसे वो बात याद आती है जहाँ जिन्होंने उसे कहा था कि उसने डंजन के अंदर के बीस्ट को नहीं मारा था। मिस्टर गो कहते हैं उसे लगातार काफी ज्यादा घाव लगने के बाद भी वो डंजन में जाता रहा। जिनचुल उन्हें कहता है वो इसे छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसको उसकी माँ के हॉस्पिटल की फीस भरनी होती थी। मिस्टर गो कहते हैं कि आज के दिन में ऐसा कोई हो इसके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है। उसके पापा के गायब होने के बाद वो खुद ही अपनी बीमार माँ और अपनी छोटी बहन का ख्याल रख रहा है। तभी जिनचुल कहता है कि मिस्टर गो मुझे अभी अभी पता चला कि जिन्हों ने एक रेड टीम ज्वाइन की है। मिस्टर गो कहते हैं अभी से? जिनचुल कहता है और हाँ वो हंटर गिल्ड का पार्ट है। ये सुन के मिस्टर गो हैरान हो जाते हैं। वो मन में सोच रहे थे कि क्या उसने बस अभी तक बड़ी बड़ी बातें ही की है। वो जरूर हंटर गिल्ड के ज्यादा पेमेंट देने के लालच में आ गया होगा। लेकिन तभी जिनचुल कहता है कि जितना मुझे पता चला है वो माइनिंग टीम में ज्वाइन हुआ है ना कि स्ट्राइक स्क्वाड में। और ये सुन के मिस्टर गो फिर से हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे होते कि एक एस रैंक का हंटर वो भी माइनिंग टीम में, आखिर वो करना क्या चाहता है। आगे हम देखते हैं कि जो माइन स्क्वाड का लीडर होता है वो जिन्हों से पूछता है कि तुम क्या ई रैंक के हंटर हो? जिन्हों कहता है हाँ। वो लीडर आगे जिन्हों से पूछता है कि तुम्हें इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है? जिन्हों बताते हैं मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो जिन्हों से एक और आखिरी सवाल पूछता है कि तुम किस क्लास के हो? जिन्हों कहता है कि मैं एक फाइटर हूँ। लीडर ये सुन के खुश हो जाता है। आगे वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे यहाँ पे काफी हंटर्स है तो तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब हमारी जाने की बारी आएगी तो तुम उनके साथ चले जाना और अपने हथियार को लेना मत भूलना। जुनू कहता है ठीक है। आगे हमें बताया जाता है कि हाई रैंक के जो डंजन होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, तो एक स्ट्राइक स्क्वाड की टीम सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए काम अलग अलग टीम में बांटा जाता है। स्ट्राइक स्क्वाड मैजिक बीस्ट से लड़ते हैं, माइनिंग टीम क्रिस्टल को माइन करते हैं और हॉलिंग टीम बीस्ट की लाश को कलेक्ट करते हैं। माइनिंग टीम और हॉलिंग टीम को डंजन के अंदर तब भेजा जाता है जब सारे बीस्ट मर जाते हैं, सिर्फ बॉस को छोड़। यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स होते हैं क्योंकि
डंजन के अंदर इलेक्ट्रिक मशीन काम नहीं करती, इसलिए पुराने तरीके से काम करना पड़ता है और हर हथियार पे मैजिक लगा हुआ होता है। जिनो एक मैजिक से लगा हुआ पिकैक्स को ले लेता है। जिनो भी ए रैंक के गेट के अंदर जाने के लिए एक्साइटेड था। आगे हम देखते हैं कि डंजन के अंदर और किसी की नहीं बल्कि चोईजोंग की स्क्वाड थी। चोईजोंग कहता है ये डंजन मैंने जितना सोचा था उससे काफी बड़ा है और यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा, इसके वजह से दूसरी टीम का स्केड्यूल बिगड़ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने काफी बड़े बड़े बीस्ट आ जाते हैं और चोईजोंग अपने फायर वाला मैजिक का यूज करके उन सबको खत्म कर देता है। फिर वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करने जा रहा होता है, इसलिए वो अपने साथियों को शील्ड लगाने को कहता है और उस अटैक की वजह के सारे बीस्ट खत्म हो जाते हैं। फिर वो अपने साथियों को सेफली बाहर ले जाता है और इधर हम चायन को भी देखते हैं। चोईजोंग उसे कहता है कि जली हुई स्मेल से बच के रहना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नाक काफी ज्यादा सेंसिटिव है। बाहर सब स्ट्राइक स्क्वाड का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो बाहर आ जाते हैं। जिनो देखते है कि वो चोईजोंग है और वो अपना मुंह छुपा लेता है। फिर डंजन से दूसरी कमांड की फोर्स भी आ जाती है और साथ ही हंटर गिल्ड की वॉइस मास्टर टाइम की चायन भी आ जाती है। जिनो चायन को देख के मन में कह रहा होता है शायद ही इसकी जैसे कोई और वुमन इस दुनिया में होगी, वो चोईजोंग या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, शायद वो मास्टर गो की लेवल की है। तभी चायन भी जुनू की तरफ देखती है, उसे एक स्ट्रांग प्रेजेंस महसूस होती है जो उसे मिस्टर गो की लेवल की लग रही होती है और अचानक से वो गायब हो जाती है। जुनू कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि इसके सेंसेस इतने शार्प हो गए। फिर माइनिंग स्क्वाड का लीडर कहता है चलो अब हमारी बारी है। वो सब डंजन के अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें ए रैंक के डंजन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। ए रैंक का गेट काफी बड़ा होता है। किसी भी गेट की रैंक डंजन के अंदर के बीस्ट के रैंक से नहीं होती, वो गेट के माना की ऊर्जा से तय की जाती है। ए रैंक के गेट से काफी ज्यादा माना की ऊर्जा आती है, इसलिए वो काफी बड़े होते हैं। इससे ये पता चलता है कि गेट की रैंक दो फैक्टर से तय की जाती है, एक गेट की साइज और दूसरा गेट का माना। अगर काफी सारे लो रैंक के बीस्ट भी हो तो वो भी गेट के माना की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। उनके माना का लेवल इतना नहीं होता कि वो ए रैंक के गेट के अंदर हो, इसलिए काफी सारे लो रैंक के बीस्ट सिर्फ बी रैंक के गेट में होते हैं, वो ए के गेट के अंदर नहीं पाए जाते। ए रैंक का गेट या उसके ऊपर वाले गेट में सिर्फ हाई रैंक के बीस्ट ही होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जुनू गेट के अंदर आ चुका था। उसे डंजन के अंदर से हवा के झोंके जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसे समझ आता है कि ये कोई हवा के झोंके नहीं है, ये माना की ऊर्जा है जो बॉस से आ रही होती है। माइनिंग टीम के कुछ बंदे कह रहे होते कि लीडर ने आखिर उस ई रैंक के हंटर को क्यों लिया, उसके पास इतनी ताकत भी होगी कि वो कुछ कर पाए। जुनू उनकी बातें सुन लेता है और वो मन में कहता है अच्छा तो ई रैंक वालों की औकात हर जगह सेम ही है, छोड़ो वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा देर के लिए नहीं हूँ। तभी वहाँ पे काफी तगड़ा मेंबर आता है और वो अकड़ के जुनू से कह रहा होता है मेरे रास्ते से हटो, ये रास्ता काफी ज्यादा छोटा है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। तभी जुनू उसकी तरफ रेज वाली आंखों से देखता है। उससे उस मेंबर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो घबराते हुए जुनू से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम रुको ऐसे ही, सॉरी मुझे माफ कर देना। जुनू वहाँ से निकल जाता है। वो मेंबर कह रहा होता है कि क्या सच में वो एक ए रैंक का था। फिर हम देखते हैं कि हर कोई अपना अपना काम कर रहे थे। आगे हमें पता चलता है कि हाई रैंक के गेट के हाई रैंकिंग बीस्ट की लाश भी कीमती होती है। उसके बोन, लेदर और मीट ये सारे पार्ट्स कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं। जब गेट के अंदर से सब कुछ कीमती सामान निकाल दिया जाता है, उसके बाद बॉस को मार दिया जाता है और गेट बंद हो जाता है। माइन का लीडर जुनू से कह रहा था कि तुम इसे देख के थोड़ा सा हैरान होगे क्योंकि तुम पहली बार ए रैंक के गेट में आए हो। जुनू भी कहता है हाँ, यहाँ के बीस्ट मैंने जितना सोचा था उससे भी बड़े है। जुनू उनसे पूछता है कि स्ट्राइक स्क्वाड तो बाहर गई है, भले उन्होंने सारे बीस्ट को खत्म कर दिया है लेकिन बॉस तो अभी भी जिंदा है। लीडर बताता है कि बॉस को मारने से डंजन बंद हो जाएगा, इसलिए बॉस को तब तक नहीं मारा जाता जब तक हॉलिंग और माइनिंग टीम का काम खत्म नहीं होता। जुनू उनसे पूछता है कि अगर बॉस अपनी जगह से यहाँ पे आया तो वो क्या करेंगे। लीडर बताता है इसके चांसेस तो ना के बराबर है, लेकिन ऐसा होता है तो सभी डंजन के अंदर जो है वो मर जाएंगे। जुनू उनसे कह रहा होता है कि वो डरावना बीस्ट तो हमारे पीछे है, क्या आपको डर नहीं लगता। लीडर बताता है बिल्कुल भी नहीं, मैं हंटर गिल्ड के लिए 3 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। जुनू को उस बॉस के माना के वेव्स महसूस हो रहे थे। वो हैरान था कि चोईजोंग और चाहेन ऐसे मॉन्स्टर को मारने वाले हैं। साथ ही वो दूसरी ए रैंक की टीम से भी इम्प्रेस हो जाता है। लो रैंक के होने के बावजूद वो काफी बड़ा काम करते हैं, इसीलिए सब लोग सेफली रेड को कंप्लीट करते हैं। वो साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम को बनाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग टीम इसीलिए नहीं बने है कि वो स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्किल, नॉलेज, काफी सालों का एक्सपीरियंस उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। आगे जुनू माइनिंग करने लगता है और उसे देख के लीडर के साथ उसके बाजू वाला एक मेंबर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहते हैं कि ये नौसिखिया तो नहीं लग रहा, क्या सच में ए रैंक का है। फिर उनका लंच का टाइम हो जाता है। वो जुनू से पूछते कि क्या तुम नहीं आ रहे। जुनू कहते कि मैं इधर ही ठीक हूँ, मैंने यहाँ आने से पहले ही खाना खा लिया था। फिर सारे लोग चले जाते हैं। जुनू कहते कि आखिरकार अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मैं इस मौके को नहीं गवा सकता, मेरे पास 1 घंटा है, मैं बस जरा जाके देखता हूँ कि बॉस क्या है। जुनू बॉस के रूम में आ जाते हैं। हालांकि वो अभी भी बॉस से काफी ज्यादा दूर था, लेकिन वो बॉस को देखता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, मैं कह सकता हूँ कि ये मेटस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुनू अपने ड्रैगर को निकालता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, हालांकि मैं ये जानता हूँ कि मैं वो नहीं
ही हूँ जिसे अभी इस बॉस को खत्म करना चाहिए। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? मैंने इसे हराया तो गेट बंद हो जाएगा और हंटर गिल्ड को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है जो जुनो से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या